स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 13 है। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 12 था और उसी से रिलेट करके मैं इसका इंट्रो दूंगा आपको। स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी या इसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टूडेंट, बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन में बताता हूँ कि लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया, दरअसल वो करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, उसके अंदर हम चार्ज स्टडी कर रहे थे एट रेस्ट। अब जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम चार्ज स्टडी करेंगे इन मोशन। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर है ये दरअसल चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट डायनामिक्स, branch of physics that deals with the properties, laws and principles related to motion of electrons। मतलब वो सारे लॉ, प्रिंसिपल और प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को इन मोशन। या हम बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज इन अ कंडक्टर। ये डील करती है मूविंग चार्ज को किसी कंडक्टर के। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब हम करंट की बात करते हैं कॉमन लाइफ में, तो हम कॉमन सुन रहे होते हैं करंट लग जाएगा, करंट लग गया, या करंट, ठीक है, कुछ चीज़ों में से फ्लो करता है जैसे वायर वगैरह, ठीक है, और कुछ चीज़ों में से करंट फ्लो नहीं करता जैसे वुड हो गई, लकड़ी हो गई, पेपर, प्लास्टिक, रबर वगैरह हो गया, इनमें से करंट फ्लो नहीं करता। और करंट रोकने के लिए या करंट का जब काम करते हैं और हमें करंट ना लगे तो हम उन्हीं चीज़ों का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। जैसे आपने जो इलेक्ट्रीशियंस वगैरह होते हैं, वो चाहे वाटा हो के इलेक्ट्रिक हो, डिफरेंट कंपनीज के अंदर जब वो वर्क कर रहे होते हैं तो वो लॉन्ग शूज़ वेयर करते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं। इसी तरह वो ग्लव्स वेयर करते हैं, वो भी प्लास्टिक के होते हैं। फिर उन्होंने सूट भी वेयर करा हुआ होता है, क्यों? क्योंकि अगर वायर वगैरह उनसे खुदा न खास्ता टच हो जाए तो वो उनको किसी भी तरह का डैमेज ना करें या हार्मफुल इफेक्ट जो उनके ऊपर वो शो ना हो, करंट उनके अंदर से फ्लो ना करे। तो स्टूडेंट, पहले हम यही पढ़ने जा रहे हैं, सम मटेरियल्स पढ़ेंगे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट एंड अदर ब्लॉक्स वाई। मतलब कुछ मटेरियल अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को और कुछ क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। पहले हम देखते हैं मटेरियल क्या होते हैं। वो मटेरियल कहा गया द मटेरियल that passes electric current are known as conductors। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। अब स्टूडेंट, कंडक्टर में सारी की सारी मेटल्स होती हैं। मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर है। इसी तरह मटेरियल दैट नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट आर नोन एज इंसुलेटर। ये नॉन मेटल्स होते हैं। मतलब जो करंट पास नहीं करते, जैसे केसेस वगैरह हो गई और पेपर, रबर, वुड वगैरह हो गया। और कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द लैटिस ऑफ क्रिस्टल। मतलब ये कहा जा रहा है कि कंडक्टर क्यों इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो इन फ्री या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हो, यहाँ पे लिखा मैंने, ये कंडक्टर्स में मौजूद होते हैं जबकि ये इंसुलेटर्स में मौजूद नहीं होते। तो इन्हीं की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करती है, स्टूडेंट्स, पास करती है। अगर हम आगे बढ़ें तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंडक्टर में रैंडम मोशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मतलब इस तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो मोशन दिखाई है एरो से, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये एटम है।
लैटिस में जो एटम्स मौजूद हैं, ये एटम्स हैं, देखिए इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन करते हैं। मतलब आप कोई भी मेटल को टच करते हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो रैंडम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर मूव इन रैंडम डायरेक्शन इन द लैटिस एटम, देयरफॉर द नेट इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो। मतलब कि इनका जो नेट इफेक्ट होता है, अगर आप इनकी नेट वेलोसिटी मालूम करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करती है। क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी वेक्टर है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे मूव करेगा और कोई राइट पे करेगा तो लेफ्ट वाला राइट वाले के इफेक्ट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। इसलिए हमें नॉर्मल स्टेट में जब हम मेटल्स को हाथ लगाते हैं तो हमारे पास, ठीक है, वो मेटल हमें शॉक नहीं करती या करंट हमारे अंदर से फ्लो नहीं करता, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स का नेट इफेक्ट उस वक्त कितना होता है? अब स्टूडेंट करंट कब लगता है? तो हम इनको डायरेक्शनल मोशन जब देते हैं, जब करंट लगता है। अब अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं ई माइनस, इनके पास डायरेक्शन आ रही है। गौर से देखिए, पहले रैंडम मूव कर रहे थे, अब ये डायरेक्शनल हो रहा है। जैसे डायरेक्शन आती है तो अगर कोई टच करता है इस वायर को या किसी डिवाइस में से पास होते हैं तो वो इसकी एनर्जी क्या कर लेती है? यूज कर लेती है। अब स्टूडेंट डायरेक्शन कैसे आती है? तो कहा जा रहा है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब कि इलेक्ट्रॉन मूव कब करते हैं? डायरेक्शन में जब इनके ऊपर क्या अप्लाई की जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल V, और V और E का स्टूडेंट रिलेशन होता है। तो हमारे पास अगर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये पोटेंशियल फील्ड पैदा करता है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगी? ऐसे होगी। मतलब जब तक आसान सी बात, ये फील्ड कौन दे रहा है? बैटरी, सेल, जनरेटर। अगर ये इससे हम कंडक्टर को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मूव करेगा, डायरेक्शनल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे समझ लें इसको एक एग्जांपल से स्टूडेंट्स, कि जैसे किसी भी कौम की ताकत अगर समझनी हो, ठीक है, तो वो किसी एक मसले पे यकजा हो जाती है। जैसे हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो पाकिस्तान, ठीक है, जब इंडिया की बात आती है तो हम लोग, ठीक है ना, अपनी स्टेबिलिटी शो करने के लिए सब एक हो जाते हैं, तो फिर हमारी पावर दिखती है। ठीक वैसा हम अपने अंदरूनी मामलात में, चाहे हम रैंडम हो, हमारी डायरेक्शन इधर उधर हो, लेकिन जब कोई एक पॉज आती है तो उस पॉज के ऊपर हम क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं। तो हमारी फिर क्या दिखती है? फोर्स दिखती है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहे होते हैं तो उनका नेट इफेक्ट शो नहीं होता, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कॉज आ गई, वजह आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब ये वजह आती है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती है? अलाइन करती है। तो इनकी एनर्जी अब क्या होती है? शो होती है। स्टूडेंट आगे बढ़े तो आगे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है द एवरेज velocity attained by charged particle each electron in a material due to an electric field। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो स्टूडेंट उससे पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होते हैं, यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, ये मोशन होती है, ये होती है। तो इनका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन जैसे ही ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से एक कंपोनेंट पैदा होता है एक्स्ट्रा, वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी ड्रिफ्ट क्या है? इसका मतलब होता है खिसकना, ठीक है, आगे बढ़ाना। इसका मैग्नीट्यूड स्टूडेंट बहुत कम होता है। द ऑर्डर ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, 0.001 मीटर
per second. But the exchange of drift moving the large number of electrons travel almost with the speed of light. मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस ड्रिफ्ट को एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है। तो इस तरह इनकी जो वेलोसिटी फाइनली बन जाती है वो कितनी बन जाती है? ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट, मतलब बहुत तेज मूव करते हैं ये। Therefore, we can say drift velocity responsible to move to form electric current. और हम कह सकते हैं कि यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करती है, फिर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है, और ये मोशन क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। अगर स्टूडेंट अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो क्या है ये? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आपको याद हो, मैंने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था स्टूडेंट, तो मैंने एक बात बोली थी, अभी आगे भी हमारा टॉपिक आएगा ये, वो बात मैंने कही थी कि पोटेंशियल वो किक है, जैसे फुटबॉल का किक लगाते हैं, तो वो किक है जो इलेक्ट्रॉन पे लगती है। लगाता कौन है? सेल, जनरेटर, ठीक है, बैटरीज वगैरह। और फिर इलेक्ट्रॉन का मूव करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल वही डेफिनेशन है, बोल रहे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है? Q ओवर टी। रेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चार्ज का जो फ्लो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। यूनिट क्या होगी? तो स्टूडेंट एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? एम्पेयर। कैसे बनी? ऊपर आएगा कूलम और डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एम्पेयर बोलते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट स्टूडेंट्स, करंट की दो डायरेक्शन ली जाती है, ठीक है। पहली डायरेक्शन, देयर आर टू वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो स्टूडेंट दो वे होते हैं। एक कहलाता है कन्वेंशनल। कन्वेंशन का मतलब ही रिवायती होता है, पुराना होता है, जो चलता हुआ आ रहा है। दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक। अब इन दोनों की बेस समझ लें स्टूडेंट। ये जो कन्वेंशनल है कि जब इस्तेमाल किया जाता था जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक। अब मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके कि कन्वेंशनल क्या बोलता है और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन क्या कहती है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? द करंट विच इज ड्यू टू द इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। मतलब स्टूडेंट, अगर आपके पास ये कंडक्टर है और इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फिर आपके पास, ठीक है, कन्वेंशनल करंट क्या होगा स्टूडेंट? वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब ये करंट चलेगा पॉजिटिव से और किस तरफ जाएगा? फिर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसको हमने कहा हाई टू लो। मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने से पहले ये कॉन्सेप्ट था और इसको आज भी बिल्कुल सही माना जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। ठीक है, मैं अपनी बनाई हुई डायग्राम को रब कर देता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको ये डायग्राम समझ में आ जाए। अब अगर आप गौर से देखें तो स्टूडेंट इसमें ऐसे लिखा है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कर रहा है और किस तरफ जा रहा है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो पता लगा स्टूडेंट्स कि दरअसल करंट जो फ्लो करता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स करता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। तो कहा गया था इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक और करंट डिफाइन करा, इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक करंट रखा। द इलेक्ट्रॉनिक करंट इन विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, मतलब इसमें जो कन्वेंशनल वाली डायरेक्शन थी उसका अपोजिट होता है। कन्वेंशनल में कैसे होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसमें क्या हो रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दोनों डायरेक्शन सही है, दोनों भी यूज की जाती है, ठीक है।
बिल्कुल ऐसे समझ लें, अगर नेगेटिव चार्ज जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा ओहम्स लॉ। ठीक, अब ये ओहम्स लॉ क्या है? ठीक है स्टूडेंट, ओहम्स लॉ रिलेशन शो करता है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। और स्टूडेंट बातों बातों में मैं आपको ये रिलेशन पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मैंने जब भी आपको वोल्टेज पढ़ाया और करंट की मिसाल दी उसके साथ, तो मैंने आज के लेक्चर में भी इस बात को रिपीट करा कि पोटेंशियल क्या होता है, वो किक होती है जो किस पर लगती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर। फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, और उसकी मोशन क्या कहलाती है, करंट। इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, providing the physical condition do not change. Physical condition change ना हो। बोल रहे हैं जो करंट है, आसान, बिल्कुल आसान जबान में, जो करंट होता है फ्लो करता है कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वही बात है स्टूडेंट, पोटेंशियल मतलब कि अगर बॉल पे ज़्यादा तेज पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की मोशन, बॉल की मोशन भी क्या होगी, ज़्यादा तेज। अब ओहम्स लॉ जो है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? तो स्टूडेंट मैथमेटिकली हम बोलते हैं कि जो हमारे पास v होता है वो प्रोपोर्शन होता है किसके, i के। ठीक है, तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो स्टूडेंट ओहम्स लॉ कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, v इज इक्वल्स टू आई आर। मतलब यहाँ अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, r है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर आगे पीछे करके फिर ऐसे लिखा जाता है v इक्वल टू आई आर। बताया v पोटेंशियल डिफरेंस है, i इलेक्ट्रिक करंट है, और r क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का नाम है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ओहम्स लॉ को। ठीक है, बोले v इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर देन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। बोले अगर v पोटेंशियल हो, I करंट हो, तो ओहम बोलता है I डायरेक्टली रिलेट करेगा v से, और अगर हम प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है स्टूडेंट, क्या कहलाता है, एंड इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल। इसको कंडक्टेंस बोलते हैं। अब इस कंडक्टेंस को आसान जबान में आप ऐसे समझ लें स्टूडेंट्स कि ये करंट के फ्लो करने की सलाहियत है किसी कंडक्टर की। अगर कंडक्टेंस हाई होगी देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ऑल्सो हाई। मतलब अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर ये शो करेगा कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। के की वैल्यू कम होगी तो शो करेगा करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इट्स द वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। मतलब इसकी वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मटेरियल के लिए। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर। फिर कहा था रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर। जो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है अपोजिट, वो क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। मतलब कंडक्टेंस क्या है, जो एबिलिटी होगी कंडक्टर की टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट गुजरने की सलाहियत। अगर ये सलाहियत ज़्यादा है, ये अच्छी है, इसका मतलब ये कि करंट भी क्या गुजर रहा है, ठीक है, ज़्यादा गुजर रहा है। अगर ये सलाहियत बुरी है तो करंट भी क्या गुजर रहा है, ठीक है, बुरा या सही नहीं पास हो रहा कंडक्टर से। या आप इसको ऐसे बोलें, अगर अगर करंट अच्छा गुजरेगा तो रुकावट क्या होगी, कम। उस रुकावट को हमने स्टूडेंट क्या कहा, रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये दोनों अपोजिट है। कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम। तो फिर के कंडक्टेंस का फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है 1/r। और अगर इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में के की जगह, इक्वेशन 1 क्या थी स्टूडेंट, इक्वेशन 1 थी हमारे पास
I इज इक्वल्स टू के वी, के की जगह हमने पुट कर दिया ये 1/r, तो r लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा v इज इक्वल्स टू आई आर, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ओम्स लॉ की। एक ओम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि दरअसल जो ओम्स लॉ है वो रिलेशन है बिटवीन आई एंड वी, और आई और वी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का या डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ हम कई बार बना चुके हैं। अगर स्टूडेंट आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ये कुछ पॉइंट शो किए गए हैं जिनके ऊपर करंट और पोटेंशियल की वैल्यूज मौजूद हैं। जैसे अगर मेरे हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जो करंट है वो है 0.1 के अप्रॉक्स, तो जो पोटेंशियल बना वो कितना बना, तकरीबन 0.4। इसी तरह करंट बढ़ के 0.2 हुआ तो पोटेंशियल भी बढ़ गया, तकरीबन 0.6 हुआ होगा यहाँ पे। इसी तरह करंट 0.3 हुआ तो ये 0.8 हो गया। ठीक, मतलब कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है किसको, ठीक है, आपके ओम्स लॉ के करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे रिलेट कर रहे हैं, डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। स्टूडेंट अब अगर लिमिटेशन देखें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। तो स्टूडेंट ओम्स लॉ की लिमिटेशन ये है, पहले ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर नॉट चेंज। बोले ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, लाइक टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, ठीक है। अगर ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही कंडक्टर की तो ओम्स लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। दूसरा, ओम्स लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है, या कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट में बता रहे हैं, द कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ आर नोन एज ओहमिक कंडक्टर्स। वो कंडक्टर जो ओहम लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओहमिक कंडक्टर। इसके ओहम के नाम के ऊपर उन कंडक्टर्स का क्या रखा गया स्टूडेंट्स, नाम रख दिया गया। नेक्स्ट, द कंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ई.जी. फॉर एग्जाम्पल, जो फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओहमिक कहलाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन ट्यूब या इलेक्ट्रॉन गन कहाँ होती है स्टूडेंट, अगर आपने पुराने वाले, ठीक है, टीवी देखे, उनको CRT बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब, इस तरह। हम आगे इसको 14 चैप्टर में पढ़ेंगे भी, इस तरह का टीवी होता था। तो यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है स्टूडेंट्स, फायर करती है स्क्रीन पर और पिक्चर प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, इलेक्ट्रिक लैंप नहीं करता, हीटिंग एलिमेंट नहीं करता, सेमीकंडक्टर डायोड नहीं करता। ये वो एलिमेंट है स्टूडेंट जो ओम्स लॉ को ओबे या फॉलो नहीं करते। तो ये कुछ 3 लिमिटेशन है, या ये वो पॉइंट है जो बता रहे हैं हम लोग कहाँ पर अप्लाई होगा और कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स दुआ के साथ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा। रिकॉल कर देता हूँ क्या पढ़ा हमने। हमने ये पढ़ा कि कौन से मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो मटेरियल फ्लो करते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं, उनके अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉर्मल स्टेट में वो फ्रीली मूव करते हैं या रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट फील नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम कॉज देते हैं उनको फ्लो करने की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो फिर वो क्या कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव करवा कर, देखिए, एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ओम्स लॉ स्टडी किया, और ओम्स लॉ ये बताता है कि करंट और पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। और उसके अंदर 2 टर्म आई, एक
इंडक्टेंस के नाम से और एक रेजिस्टेंस के नाम से। स्टूडेंट अब बहुत सारे टॉपिक हम इस चैप्टर के इंशाल्लाह रेजिस्टेंस के नाम से पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है, डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हाजिर होंगे।